सो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 4 नवंबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज की पहली न्यूज़ है कि टॉप 10 डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया 2025, बेंगलुरु चेन्नई अमंग द वर्स्ट एज स्मॉलर टाउन्स आउटशाइन मेट्रोज। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनको डर्टीएस्ट सिटी क्यों बोला जा रहा है, डर्टीएस्ट सिटी किस हिसाब से बोला जा रहा है। पहले मैं 10 सिटीज़ के नाम बता देता हूँ जो कि डर्टीएस्ट सिटीज़ में आती हैं। सबसे पहली मदुरई, सेकंड लुधियाना, थर्ड चेन्नई, फोर्थ रांची, फिफ्थ बेंगलुरु, सिक्स धनबाद, सेवन्थ फरीदाबाद, एट्थ ग्रेटर मुंबई, नाइन्थ श्रीनगर और 10th दिल्ली। ठीक है, तो ये 10 कंट्रीज़ हैं सबसे डर्टीएस्ट सिटी में आती हैं। ये क्यों आती हैं, इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है कि वहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ का सीवेज ट्रीटमेंट कैसा है, और वहाँ की जो जैसे कि वहाँ की जो प्रॉपर वेस्टेज का सेपरेशन है कि नहीं है, ये चीज़। और इसके अलावा ये जो चीज़ बताई जाती है कि वहाँ के लोगों के द्वारा ही बताई जाती है, वहाँ के लोग ही फीडबैक देते हैं। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान जो है, स्वच्छ सर्वेक्षण, उसके अंडर ही ये आती है कि कौन सी डर्टी सिटी है 2025 की, कौन सी क्लीनेस्ट सिटी है। अब हमने डर्टी सिटी की बात कर ली, अब हमें क्लीनेस्ट सिटी का पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो क्लीनेस्ट सिटी है वो है इंदौर की, मध्य प्रदेश। इंदौर का जो जो इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में है, वो सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटी है। वहाँ का जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, वो इतनी अच्छी हैं कि लगातार 4-5 साल से ये अवार्ड क्लीनेस्ट सिटी का सिर्फ इंदौर को मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो हमें वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से सीखना चाहिए कि हमें अपनी सिटी में ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जिसके कारण प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो और जो पोल्यूशन है वो कम हो। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पर। सेकंड न्यूज़ है एक इंटरनेशनल न्यूज़। ये क्या बोल रही है कि मालदीव्स बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज जनरेशनल स्मोकिंग बैन। अब हमें पता होना चाहिए कि जनरेशनल स्मोकिंग बैन का क्या मतलब है और मालदीव्स कहाँ पे है। मालदीव्स जो है हमारा, सबसे पहले इंडिया के नीचे श्रीलंका के आसपास वाला रीजन है इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में एक छोटी सी कंट्री है मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद मीजू। और अभी पीछे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन खराब हो गए थे, लेकिन अब फिर से ठीक हो गए हैं। ठीक है, तो ये है कि मालदीव्स ने क्या किया, मालदीव्स बिकम फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज जनरेशनल स्मोकिंग बैन। अब जनरेशनल स्मोकिंग बैन का क्या मतलब है? ये जो स्मोकिंग बैन है ये सभी के ऊपर नहीं लगा। ये बैन जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एज लिमिट में लगा है कि इन लोगों के इस एज से लेके इस एज के लोग ये स्मोकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मालदीव्स में पीछे स्मोकिंग बहुत बढ़ गई थी। क्योंकि अब हमें पता है स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर बढ़ता है। कैंसर मतलब कार्सिनोजेनिक रिस्क ज़्यादा है कि कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो हमें इससे पता होना चाहिए कि स्मोकिंग एक बहुत गलत चीज़ है, स्मोकिंग बैन की जानी चाहिए। ठीक है, तो मालदीव्स ने ऐसा ही किया, उन्होंने जनरेशनल स्मोकिंग बैन किया। अब हमें पता होना चाहिए कौन सी एज वालों को के लिए बैन किया है। अब जिनका बर्थ 1 जन 2007 के बाद हुआ है, 1 जन 2007 के बाद जिनका बर्थ हुआ है, उन लोगों के लिए स्मोकिंग बैन है। उससे पहले लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए 1 जन 2007 वाले के बाद जिनका बर्थ है, उनके लिए ये स्मोकिंग बैन किया मालदीव्स ने। इसके अलावा अब एक बड़ी बात ये है कि पिछली बार 2-3 साल पहले न्यूजीलैंड ने भी जनरेशनल स्मोकिंग बैन किया था 2022 में। 2022 में उन्होंने जनरेशनल स्मोकिंग बैन किया था, लेकिन उसके बाद उनको 2024 में ये जो उन्होंने बैन किया था उसको हटाना पड़ा था। क्योंकि ऐसा है कि जो लोग हैं ना, जो पॉपुलेशन है वहाँ की, न्यूजीलैंड की, मालदीव्स की, लेकिन अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही सोचें, इंडिया की जो, अगर इंडिया में स्मोकिंग बैन की जाती है, जनरेशनल स्मोकिंग बैन की जाती है, तो वो चलेगी नहीं। स्मोकिंग बैन वाली चीज़ को फिर से हटाना पड़ेगा। इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग और स्मोकिंग बड़ा हो जाएगा। कि जैसे अब हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं, कईयों को तो आदत होती है ना स्मोकिंग की, तो वो ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये जो सिगरेट वगैरह होती हैं, इनकी ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब इस ब्लैक मार्केटिंग में भी ना स्मोकिंग के भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे एक ई वेप आता है। ई वेप स्मोकिंग जो है वो भी एक वेप एक मशीन टाइप है, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक स्मोक जिसको हम बोलते हैं, वो एक चीज़ है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका पोटेंशियल क्या है, कि जितने मालदीव्स ने क्या बैन किया कि जितने फॉर्म्स ऑफ टोबैको जिसमें इंक्लूड होता है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स या फिर वेपिंग डिवाइसेस या फिर रेगुलर ट्रेडिशनल स्मोकिंग, वो सब चीज़ों को उन्होंने जनरेशनल स्मोकिंग बैन किया। और किस एज से, 1 जन 2007 के बाद जिनका बर्थ है उनके लिए इन्होंने स्मोकिंग को बैन कर दिया। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ क्या है कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल बिगिंस टुडे टू स्ट्रेंथन जॉइंट कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस। अब हमें पता होना चाहिए कि ट्राई सर्विसेज का क्या मतलब है। ट्राई सर्विसेज का मतलब है इंडियन नेवी और नेवी, एयरफोर्स और आर्मी।
इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। जब ये तीनों मिलती हैं तो उसको हम ट्राई सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक एक्सरसाइज जिसका नाम त्रिशूल है वो स्टार्ट की है। 12 दिन की ये एक्सरसाइज होगी ताकि हम स्ट्रेंथन कर सके जॉइंट कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस। जॉइंट कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस का क्या मतलब है कि जब तीनों फोर्सेज इकट्ठे काम करती हैं, कोई एक्सरसाइज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, तो जब तीनों फोर्सेज इकट्ठे काम करते हैं उसकी जो प्रैक्टिस मॉक ड्रिल जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है राजस्थान में, गुजरात में, और जो इंडिया के लेफ्ट हैंड साइड पे जो अरेबियन सी है, नॉर्थर्न अरेबियन सी में, अपर पार्ट ऑफ अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज की जा रही है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड न्यूज़। इसके बाद हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पर। फोर्थ न्यूज़ क्या है कि इंडियाज वुमेन हेल्थ कैंपेन सेट्स 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अब जो हमारा इंडिया का हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है जो, उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका नाम है SNSPA। SNSPA क्या है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। SNSPA क्या है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने फीमेल्स की जो हेल्थ वो है कि हेल्थ को देखते हुए उन्होंने एक जस्ट कैंपेन किया था, हेल्थ कैंपेन किया था, ताकि इनकी हेल्थ, फीमेल्स की हेल्थ के बारे में पता लग सके। तो इसी हेल्थ कैंपेन में उन्होंने 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। अब ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या क्या हैं? 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने एक मंथ में ओवर अराउंड 3.21 करोड़ इंडिविजुअल्स का क्या उन्होंने वो लिया, चेक किया कि इतने लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन डिजिटली उन्होंने चेक किया कि उनको क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसके लिए उसको मेडिकेशंस प्रोवाइड किए हैं फीमेल्स को, ठीक है। तो एक इसमें जो वो साइट है उसका नाम है ई-संजीवनी OPD। उन्होंने यूज़ किया है ई-संजीवनी OPD को, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन ही उनको उनकी जो बीमारी है उसके लिए सुझाव दिया कि डॉक्टर्स के थ्रू, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के थ्रू, कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये करिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन दी है। फर्स्ट चीज़ ये होगी। सेकेंड चीज़ ये है कि उन्होंने अराउंड 10 लाख पीपल जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट करवाने आए थे ऑनलाइन ही। 10 लोग ऐसे उन्होंने इंडिविजुअल ने रजिस्टर किया अपने आप को, जो कि ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट करवाने के लिए आए थे। थर्ड चीज़ है कि अराउंड 1.25 लोग ऐसे थे जिन्होंने वाइटल साइंस की स्क्रीनिंग कराई है। अब वाइटल साइन की स्क्रीनिंग का क्या मतलब? वाइटल साइंस मतलब कि ऐसे हमारे मेन ऑर्गन जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, इसके अलावा लंग्स, ये सब जो मेन हमारे ऑर्गन्स हैं इन सब के टेस्ट करवाए ताकि उनको पता चल सके कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इतने लोगों के जो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया, इसी के ऊपर हमारी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए, ठीक है। तो ये थी हमारी फोर्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। फिफ्थ न्यूज़ क्या है कि US प्रेसिडेंट ट्रंप जस्टिफाइज डिसीजन टू रीस्टार्ट टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, सेज पाकिस्तान एंड चाइना डूइंग इट, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियर वेपन्स का क्या सीन है। न्यूक्लियर वेपन्स का ये सीन है कि अभी जैसे पिछले अराउंड कुछ सालों से पाकिस्तान और चाइना मिलके ना अपने अपने, पाकिस्तान, चाइना और इवन ईरान, ये तीनों मिलके ना अपनी अपनी जगह पे सीक्रेटली जो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की ना टेस्टिंग कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग चल रही है। इसके अलावा रशिया ने पीछे बर्गस्टिक मिसाइल थी एक, वो पोजिडोन न्यूक्लियर प्रोपल्शन टॉर्पीडो थी वो। ये मिसाइल और टॉर्पीडो रशिया भी न्यूक्लियरी इक्विप्ड हैं उसकी टेस्टिंग करता रहता है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि आजकल के जो नेशन है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, ये सब न्यूक्लियर टेस्टिंग चोरी छुपे कर रहे हैं। अब US प्रेसिडेंट बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी कि उनको भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने अराउंड 1990 के अराउंड 30 साल पहले उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी लास्ट टाइम USA ने। तो वो बोल रहे हैं हम क्यों ना करें न्यूक्लियर टेस्टिंग? अगर सभी नेशंस कर रहे हैं, कि अब सभी नेशन न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें, ठीक है। अब ये जो 4 नेशंस मैंने बोले, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान, ये सब ना सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं। सीक्रेटली मतलब कि वो किसी और कंट्री को बताते नहीं, पब्लिकली ये नहीं बताते कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब USA को कैसे पता लगता है कि ये लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं? ये पता लगता है इंटेलिजेंसी के थ्रू। अब जैसे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, ठीक है। तो रॉ के जो लोग हैं वो दूसरी कंट्री में होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया को कि पाकिस्तान में ये, और जैसे इंडिया का कोई रॉ एजेंट है वो पाकिस्तान में रहता है, ठीक है। तो पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन इंडिया को प्रोवाइड करते हैं कि इंडिया में ये सब चल रहा है, पाकिस्तान में ये सब चल रहा है। तो इंडिया उससे पता लग जाता है और इंडिया उसके थ्रू अपने डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो ये मैंने इंटेलिजेंसी का मतलब बताया। अब इसके बाद एक ट्रीटी आती है CTBT मतलब कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का मतलब है कि ऐसी एक ट्रीटी थी जो कि 1968 में
नहीं सॉरी 1968 के अराउंड, 1968 1967 के अराउंड, ये और एक और थी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये तीन दोनों ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है, कि इसका मतलब था कि न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं की जाएगी कुछ नेशंस के द्वारा जिन्होंने 1967 तक अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं। 1967 तक सिर्फ 5 कंट्रीज थे जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए थे। उनका नाम था फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए और चाइना। यही 5 कंट्रीज थी जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए थे अराउंड 1967 तक। और 1968 में ये एनपीटी और सीटीबीटी, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर ट्रीटी बैन टेस्ट बैन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी थी, सीटीबीटी, और एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये दोनों ट्रीटी उस टाइम के अराउंड आई थी ताकि सिर्फ इन 5 कंट्रीज के अलावा और कोई कंट्री ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। अब इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो वो कैसे है? तो इंडिया ने ये एनपीटी को साइन किया ही नहीं हुआ था। इंडिया ने ये साइन की थी। इंडिया का कहना था कि ये तो गलत है ना, ये तो टू साइडेड बात है, कि अगर तुम लोगों ने बना लिया तो अगर जब हम टेस्ट करेंगे हम अपना बना लेंगे तो तब हम बना नहीं पाएंगे, है ना। तो यही बात थी कि जिसके कारण इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और वैसे भी अब ये ट्रीटी मान कौन रहा है? कोई मान ही नहीं रहा ये ट्रीटी, क्योंकि अभी भी लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। यही नेशन जिन्होंने बना रखा है वो फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इनका कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी इन ट्रीटीज़ की। तो हमें पता होना चाहिए ये 2 ट्रीटी कौन सी थी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये 2 ट्रीटी थी, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी 5th न्यूज़। इसके बाद हम चलेंगे अपनी 6th न्यूज़ पे। 6th न्यूज़ क्या है? 6th न्यूज़ है कि इंडियाज एग्जिट फ्रॉम ताजिकिस्तान एयरबेस अ सेटबैक टू स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी सेज कांग्रेस। अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब हमें पता होना चाहिए ताजिकिस्तान का है। अब हमें पता है इंडिया के अपर वेस्ट साइड में है हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बिल्कुल ऊपर वाली साइड में है ताजिकिस्तान, ठीक है। और ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे। अब हमें ये पता होना चाहिए ताजिकिस्तान किस एरिया में आता है। ताजिकिस्तान आता है सेंट्रल एशिया में। ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया में आते हैं, ठीक है। और ताजिकिस्तान में ही हमारे इंडिया के पास एक एयरबेस था। अब एयरबेस का क्या मतलब है? जहाँ पर एयरफोर्स के जहाज वगैरह खड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं एयरबेस। एयरबेस था, उस एयरबेस का नाम था आयनी एयरबेस। अब इस न्यूज़ में क्या है कि इंडिया ने वो आयनी एयरबेस छोड़ दिया। आज का नहीं छोड़ा, उन्होंने अराउंड 2022 में ही छोड़ दिया था, क्योंकि इंडिया और ताजिकिस्तान के रिलेशन अच्छे थे और उनकी ट्रीटी हुई थी कि उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था कि हम आपका आयनी एयरबेस यूज़ करेंगे, इंडिया ने ताजिकिस्तान के साथ। और अब वो ट्रीटी ख़त्म हो गई तो 2022 में इंडिया ने ये छोड़ दिया था। लेकिन अब इंपॉर्टेंस क्या है आयनी एयरबेस की? आयनी एयरबेस की ये इंपॉर्टेंस है कि उससे वो ताजिकिस्तान में और ताजिकिस्तान के आसपास है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना पे भी हम नज़र रख सकते हैं। अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना पे हम नज़र रख सकते हैं सिर्फ आयनी एयरबेस के थ्रू, लेकिन अब हमारे पास वो है नहीं, ठीक है। तो अब ताजिकिस्तान ने भी हमारे साथ ये एग्रीमेंट आगे क्यों नहीं किया? इसका रीज़न है रशिया, ठीक है। अब रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन वो ऐसी दोस्ती के लिए अपने आप को तो पीछे नहीं हटेगा ना। वो अपनी जो उसकी चीज़ें हैं उसके लिए पीछे हटेगा नहीं। अब हमें पता है यूएसएसआर जो कि 1991 में टूट गया था, ठीक है। तो यूएसएसआर जब टूटा था तो उससे बहुत सारे नेशंस बने थे, जिसमें था रशिया, यूक्रेन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान। ये सारे जो नेशंस थे ये यूएसएसआर के टूटने के बाद, जो कि 1991 में टूटा था, उसके टूटने के बाद ये सब कंट्रीज़ बनी थी। अब ये कंट्रीज़ बनी थी और रशिया चाहता है कि इन जो कंट्रीज़ बनी थी उस टाइम, इसके साथ इसकी अच्छी बात हो, मतलब कि इसके रिलेशन इन कंट्रीज़ के साथ अच्छे हों। लेकिन जैसे अब रशिया की यूक्रेन के साथ लड़ाई हो गई है, ठीक है, ये भी यूएसएसआर का हिस्सा थी, लेकिन रशिया चाहता है कि उसकी ताजिकिस्तान के साथ ना हो। तो ताजिकिस्तान और रशिया ने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया कि इंडिया को हम आयनी एयरबेस आगे नहीं देंगे। और हमें ये पता होना चाहिए इंडिया के पास एक ही फॉरेन एयरबेस था जो कि किसी और कंट्री में था, वो था आयनी एयरबेस जो कि ताजिकिस्तान में था, लेकिन अब वो भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ कि आयनी एयरबेस क्यों छोड़ दिया? ताकि और आयनी बेस क्यों इंपॉर्टेंट था ये पता होना चाहिए कि हमने आयनी एयरबेस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारी ताजिकिस्तान के साथ वो ट्रीटी खत्म हो गई, जो एग्रीमेंट हमने साइन किया था, और ताजिकिस्तान ने भी उसको आगे नहीं बढ़ाया रशिया के कहने पे, ठीक है। तो और ना इंडिया ने उसको आगे बढ़ाया, तो ये बात है दोनों ने म्यूचुअली आयनी एयरबेस को छोड़ दिया। और आयनी एयरबेस की इंपॉर्टेंस थी कि इंश्योर करता है ये स्ट्रेटेजिक रीच सेंट्रल एशिया के थ्रू, और इसके अराउंड वो प्रॉक्सिमिटी रखता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के आसपास भी, ठीक है। तो ये थी हमारी 6th न्यूज़, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके बाद हम चलेंगे अपनी 7th न्यूज़ पर। 7th न्यूज़ क्या है? 7th न्यूज़ बोल रही है कि इसरो लॉन्चेस GSAT-7R इंडियाज़ हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अच्छा, अब इसरो ने लॉन्च कर दिया GSAT-7R इंडियाज़ हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। और इसका वेट है अराउंड 4400 kg। अब हम बताना चाहिए कि सैटेलाइट क्या चीज़ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल
इंडिया की जो इसरो है, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, इसको बनाया था 1969 में। और इसके हमारे जिन्होंने इसकी फॉर्मेशन की थी उनका नाम था इंडियन स्पेस फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। ठीक है, तो इन्होंने इसरो बनाया था। अब इसरो में इन्होंने ऐसा किया था कि अब हमें पता है कि रॉकेट कैसे लॉन्च होता है। अब रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, एक रॉकेट है, रॉकेट के अंदर ही सैटेलाइट को फिक्स किया जाता है। ठीक है, और जैसे वो उड़ता है, उड़ने के बाद जैसे वो इंडिया का जियो स्टेशनरी पार्ट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को क्रॉस करता है, तो रॉकेट टूटना शुरू होता है और रॉकेट में से सैटेलाइट निकलता है। ठीक है, और वही सैटेलाइट हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंडिया को। ठीक है, इंडिया के सैटेलाइट, वो जो सैटेलाइट हमने भेजा है स्पेस में, वही हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन इसरो को। ठीक है, तो जिस रॉकेट से हमने ये GS-80-7R जो सैटेलाइट भेजा है, उस रॉकेट का नाम है LVM-3। हमने LVM रॉकेट में GS-80-7R सैटेलाइट को बिठाया और उसके बाद उसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, हमने इससे भी हैवी चीज़ें, हमने इससे भी हैवी वो किए हुए हैं, लॉन्चेस किए हुए हैं, जो कि अराउंड 5800 किलो तक किए थे। लेकिन उसमें हमारे पास अपना खुद का कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं होता था, हमारे पास खुद का ऐसे रॉकेट नहीं होता था, हम यूरोप से रॉकेट मंगवाते थे। ठीक है, तो हमें पता नहीं चाहिए रॉकेट का क्या नाम था। रॉकेट का नाम था LVM-3, उसके अंदर के सैटेलाइट का क्या नाम था, GS-80-7R। ठीक है, तो ये थी एक इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा GS-80 जो 7R हमारा सैटेलाइट है, वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब है कि ये कम्युनिकेट करेगा इंडियन नेवी के साथ। अब इंडियन नेवी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि क्या चल रहा है, ऊपर से वो नज़र रखेगा इंडियन नेवी की। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल एक शिप है, इंडिया की एक शिप है, वो है इंडियन ओशन के करीब है, इंडियन ओशन के करीब वो शिप है, और जो वो सैटेलाइट से बाकी जगह पर, इंडियन ओशन में बाकी जगह पर नजर रखेगा कि और कोई शिप तो आसपास नहीं है। तो वो और कोई शिप अगर आसपास होगी तो वो सीधा उस मेन शिप को बता देगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी रेंज में और कोई शिप है तो नहीं, कोई ओपोनेंट की शिप है तो नहीं। ठीक है, तो ये थी एक बात। और इसको हमने कहाँ से लॉन्च किया, ये जो LVM-3 रॉकेट था, इसके अंदर जो हमने GS-80-7R सैटेलाइट को रखा था, ये कहाँ से लॉन्च किया है? ये हमने लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, तो ये हमने वहाँ से लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी 8th न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके बाद अब आती है हमारी आज की लास्ट न्यूज़ कह रही है कि एज AI अडॉप्शन बाय कंपनीज एक्सेलरेट्स टेक लेऑफ्स कंटिन्यू। अब लेऑफ्स का मतलब होता है कि कंपनी को छोड़ देना, कंपनी आपको निकाल दे। लेऑफ का मतलब वो है कि कंपनी ने आपको बोल दिया कि अब आप हमारे साथ और काम नहीं कर सकते, आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। तो अराउंड 14,000 लोगों की जॉब चली गई है, कैंसिल हो गई उनकी जॉब, क्योंकि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है तो वो जॉब्स खाएगा ही खाएगा। तो इसलिए हमारे पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर हमारी कोई ऐसी जॉब होनी चाहिए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना खाए। ठीक है, तो ये थी हमारी मेन बात कि अराउंड 14,000 लोग की जॉब कैंसिल होने वाली है। इसके अलावा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने भी 12,000 जॉब्स को कैंसिल कर दिया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने 4% एम्प्लॉयज़ को कैंसिल कर दिया है कि अब आपको और नहीं हम काम दे सकते। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगा कि AI का कितना ज़्यादा रोल आ रहा है आने वाले फ्यूचर में। तो हमें AI के साथ इंटर रिलेटेड होना चाहिए, हमें AI के बारे में पता होना चाहिए, हमें AI को हमें यूज़ करना आना चाहिए, ना कि AI हमें यूज़ करे। ठीक है, तो ये थी आज की लास्ट न्यूज़। इसके अलावा होमवर्क है कि who was elected as the 10th president of Ireland after winning about 63% of the vote in the 2025 presidential election। इसके ऑप्शंस है: A कैथरीन कॉनली, B माइकल मार्टन, C लीना पार्कर और D लियो वराडकर। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 ऑप्शंस। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।